ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई थी कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, इट इज ओवरग्रोथ या एनलार्जमेंट ऑफ द circular muscles of the pyloric region of the stomach which leads to narrowing of the lumen and this is called as a hypertrophic pyloric stenosis। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे इसकी ईटियोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? ईटियोलॉजी की। अब ये ईटियोलॉजी में क्या होता है कि इनिशियली जो परफेक्ट है वो कोज है नहीं, इसलिए अपन इसको अपन ये कह सकते हैं कि इट इज ए अननोन ईटियोलॉजी। ठीक है, जब किसी का परफेक्ट कोज नहीं होता है तो उसको अपन इडियोपैथिक ईटियोलॉजी या अननोन ईटियोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये बोला गया है कि इसकी जो परफेक्ट कोज है वो पता नहीं है, इसलिए इसको अपन किसके अंदर कंसीडर करते हैं? अननोन ईटियोलॉजी के। सेकेंडरी इसमें अर्लियर जो स्टडी थी उसमें ये कहा गया था कि ये कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है। क्या है? कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है। लेकिन कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इस स्टडी को जो करंट स्टडी है उसने सरासर गलत साबित कर दिया है कि कंजेनिटल मालफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, और ये मोस्टली क्या होता है कि या लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी या अर्ली लाइफ ऑफ द चाइल्डहुड होता है, तो ये कंजेनिटल तो नहीं है। ठीक है, इसको तो क्या स्टडी को क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। दूसरा इसके बारे में एक और चीज बताई गई है कि जब लेडीज है वो उसके प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है तो उसमें क्या होता है, यदि वो लेडी स्ट्रेस ज्यादा लेती है तो उस स्ट्रेस की वजह से क्या हो सकता है कि वो जो वहां पर जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है वो डेवलप हो सकता है। दिस इज ए मतलब स्टडी, नॉट ए परफेक्ट रीजन। चौथा इसमें ये कहा गया है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या उसका लेवल इंक्रीज होने से भी क्या हो सकता है कि चीजें हो सकती है। और पांचवा रीजन ये बताया गया है कि इमेच्योर गैंग्लियन ये हो सकता है, क्योंकि जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती है जो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अराउंड, ठीक है, पाइलोरिस के अराउंड जो गैंग्लियोनिक सेल्स होती है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती है गैंग्लियोनिक, उसमें क्या होता है? इमेच्योरिटी हो सकती है। तो ये मोस्टली अपन ये मान सकते हैं कि इमेच्योरिटी ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन्स। तो ये हो गई इसकी ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में तो मोस्टली क्या एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा पूछते नहीं है, आप ये ईटियोलॉजी है वो उसको क्या कहते हैं एकेडमिक में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको ईटियोलॉजी में कंसीडर करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ये जो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसकी डायग्नोसिस, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे डायग्नोसिस। ठीक है, अब डायग्नोसिस में क्या होगा, पहले सीधी सी हो जाएगा जो अपन पेशेंट की जो हिस्ट्री है, क्या है? पेशेंट की हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री अपन को कौन देगा? जो उसके रिलेटिव है वो अपन को ये हिस्ट्री देंगे कि पेशेंट को कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही है और जब उल्टी कर रहा है या जो वॉमिट है वो फोर्सफुली बहुत ही दूरी पर जा रही है, तो थोड़ा बहुत ही अपन को इससे ये आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद में एक्सरे कर देंगे, क्या हो जाएगा? एक्सरे हो जाएगा। उसके बाद में बेरियम स्टडी हो जाएगी। अब बेरियम स्टडी क्या होती है कि मोस्टली तो क्या है कि जो एडल्ट पेशेंट है उसमें करते हैं, जब बेरियम को एक ग्लास वाटर के साथ में उसको लेने के लिए बोलते हैं तो क्या करते हैं कि बेरियम है वो जो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है जो भी जीआई ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है कि बेरियम का एक खासियत यही रहती है कि वो दीवार के सहारे जाता है। जैसे ही मान लो वहां पे कोई लंप है या कोई एबनॉर्मल मास है तो वहां से वो थोड़ा सा क्या है ऊपर से होके जैसे गुजरेगा तो अपन को इस चीज का आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो ये जीआई ट्रैक है, अब जीआई ट्रैक में मान लो बेरियम क्या कहते हैं पेशेंट को दिया है तो बेरियम धीरे धीरे दीवार के सहारे आएगा। जैसे यहाँ पे लंप है तो बेरियम क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। जब बेरियम ऐसे आ जाएगा तो अपन क्या है कि एक्सरे के माध्यम से वहां की जो पिक्चर्स है उसको अपन क्या करते हैं क्लिक कर लेते हैं, जिससे कि बेरियम स्टडी के माध्यम से वहां पे जो भी मास है उसको अपन डायग्नोस कर देते हैं। नेक्स्ट इसके आ जाता है यूएसजी जो अल्ट्रासोनोग्राफी है, उससे क्या है कि एब्डोमेन की अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से भी अपन इसको क्या करते हैं रूल आउट कर सकते हैं। दूसरा जब एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स की मैं बात करूं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, अब ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसके डायग्नोसिस में इसलिए इंक्लूड की जाती है कि जैसे ही मान लो पेशेंट उस हिस्ट्री के साथ में आता है तो उससे क्या है कि जो पीडियाट्रिशियन है या
नियोटोलॉजिस्ट है वो क्या है, उस क्लिनिकल फाइंडिंग की सहायता से वो क्या कर सकता है, उसको रूल आउट कर सकता है। जैसे जब भी इस हिस्ट्री के साथ पेशेंट आएगा तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या होता है कि एक जब पेशेंट के जब एब्डोमेन को वो पाल्पेट करेगा तब उसको क्या लगेगा कि एक एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, उसमें क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ फुलनेस विथ ए वेब लाइक मूवमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, फीलिंग ऑफ फुलनेस विथ ए वेब लाइक विथ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की जो अपन शेप की बात करें तो वो क्या शेप होता है, ओलिव शेप होता है। क्या होता है, ओलिव शेप है। ये क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ओलिव शेप्ड स्ट्रक्चर फाइंड इन विच डिजीज। ओलिव शेप्ड जो ओलिव शेप साइज की वहां पे क्या है फाइंडिंग्स मिलेगी, और वो भी क्या है लेफ्ट टू राइट एक वेव क्या जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, वेव जनरेट होगी। वो जे वेव क्या करेगी, एक उसका जो आकार होगा, जो शेप होगा वो ओलिव शेप होगा। ओलिव मतलब जो जैतून का जो फल होता है उसके आकार की उस पीडियाट्रिशियन को एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स वहां पे फाइंड आउट होगी। उस क्लिनिकल फाइंड आउट से अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मास है वो क्या हो सकता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का हो सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डायग्नोसिस। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण इसका जो टॉपिक आता है वो है साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। वो क्या है कि एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं नर्सिंग उसमें पूछते हैं। तो इसकी अपन बात करें तो ये जो पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है वो इसका जो ऑनसेट होता है, ठीक है, वो मोस्टली ये माना जाता है कि 2 to 8 वीक ऑफ अर्ली लाइफ ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, जो चाइल्डहुड है जो बच्चा है उसकी जो 2 से 8 वीक का जब हो जाता है, इनिशियली अर्ली की बात करें तो 2 वीक और लेटर ऑन क्या हो सकता है वो 8 वीक का जब होता है तब ये साइन उसमें क्या आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये क्या होता है कि एक जो अपन कहते हैं ना कि ग्रेजुअली प्रोसेस है। क्या है, ग्रेजुअली प्रोसेस है। और ग्रेजुअली प्रोसेस किसके द्वारा डिटेक्ट होती है, वोमिटिंग के द्वारा। ठीक है, जब बच्चा 2 से 2 सप्ताह का हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में यदि उसको वोमिटिंग हो रही है, इनिशियल वोमिटिंग हो रही है, तो वो वोमिटिंग इनिशियल वाली क्या हो जाएगी, ग्रेजुअली हो जाएगी। और ग्रेजुअली होने के बाद में उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये बहुत मोस्ट है। जब उस वॉमिटिंग की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो अपन क्या कहते हैं कि वो किसके कारण हो सकता है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के कारण हो सकता है। और वो जो इंटेंसिटी और वो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, ठीक है, उसके साइमल्टेनियसली क्या होता है, रीगर्गिटेशन इनिशियल में हो सकता है। क्या होता है, रीगर्गिटेशन। अब ये रीगर्गिटेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जब किसी भी क्या कहते हैं फूड पार्टिकल्स का बैकफ्लो आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रीगर्गिटेशन। जो कहीं में भी जा होलो ऑर्गन में कोई चीज जा रही है या उस वे में जा रही है, लेकिन उस वे में जाके जब उसका बैकफ्लो हो जाता है तो मेडिकल की भाषा में अपन की टर्मिनोलॉजी में रीगर्गिटेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, रीगर्गिटेशन या बैकफ्लो ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये तो इसका साइन ऑफ सिम्टम्स में ये जो अर्ली साइंस आ रहे हैं। अब अपन एक साइन की बात करेंगे या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, वो इसका क्या है, टिपिकल साइन है। क्या है इसका, टिपिकल साइन है। ठीक है, उससे टिपिकल साइन को अपन क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग। ये कहीं पे भी पूछ ले कि एग्जाम में पूछ ले कि प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग
किस डिजीज का क्लासिकल साइन या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो आंखें बंद करके इसका ऑप्शन को राइट कर देना, क्या हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब ये प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस इसको क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मींस जब कोई चीज फोर्सफुली होती है, ठीक है। अब मान लो एक नॉर्मल वॉमिटिंग होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते हैं, वो तो उसके रिफ्लेक्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल हो सकती है। कोई मान लो दूध खाया है या बच्चे में नॉर्मल हो सकती है, कभी कभार अपन बर्पिंग नहीं करवाते हैं तो भी नॉर्मल ब्लीडिंग सॉरी वॉमिटिंग हो सकती है। लेकिन प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि बच्चे की जो वॉमिट होगा वो 1 to 3 फीट तक वो क्या है कि फोर्सफुली क्या करेगा, एक्सपेल करेगा, तो इसीलिए अपन उसको वॉमिटिंग को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। अब दूसरा वर्ड आया है नॉन बिलियस। बिलियस किससे रिलेटेड है, बाइल से। किससे रिलेटेड है, बाइल। और बाइल क्या होता है, इट इज ए पिगमेंट व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द लीवर सेल्स, ठीक है। सीक्रेट किसके द्वारा होता है, लीवर सेल्स के द्वारा होता है, और स्टोर किसके द्वारा होता है, ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो बाइल है वो स्टोर किसमें होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। किसमें होता है, गॉल ब्लैडर में। और सीक्रेट किसके द्वारा आता है, लीवर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा आता है। ये क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं कि कभी कभार अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन जिस वर्ड पे आ रहे हैं नॉन बिलियस, अब इसमें क्या होता है कि जो बाइल होता है वो इसके अंदर नहीं होता है। और बाइल क्यों नहीं होता है उसका भी मैं आपको एक इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बाइल क्यों नहीं होता, इसको नॉन बिलियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जैसे मान लो ये स्टोमक था, ठीक है। अब स्टोमक में ये यहाँ पे आके इसका क्या हो गया था, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। क्या हो गया था, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो अपन की ये सब रामगाथा शुरू हुई थी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि जैसे ये जो बाइल है, बाइल किसके द्वारा आता है, ठीक है। बाइल सीक्रेट तो लीवर सेल्स के द्वारा आता है। लीवर सेल्स में जो राइट एंड लेफ्ट लोब होता है, जिसमें राइट हेपेटिक लेफ्ट वो डक्ट होती है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती है। लेफ्ट और राइट बना के क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है, ठीक है, ठीक है। उस कॉमन हेपेटिक डक्ट से बाइल क्या आता है, किसमें आता है, गॉल ब्लैडर में आता है। किसमें आता है, गॉल ब्लैडर में आता है। और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उस डक्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। सिस्टिक डक्ट प्लस हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट। और वो कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेनक्रियास की जो पेनक्रियाटिक डक्ट होती है वो आके कहाँ पे मिलती है, ये रामगाथा बहुत लंबी है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो ड्यूडिनम में आके मिलती है। कहाँ पे आके मिलती है, ड्यूडिनम में। तो सीधी सी बात हो गई, जो बाइल है वो इसके बाद इंटेस्टाइन में आके क्या होता है, मिलता है। और अपन की ये जो प्रोसेस है वो उससे स्टेनोसिस क्या हो रहा है, इससे पहले हो रहा है। इसलिए जो भी वॉमिटिंग होगी वो बाइल कंटेंट वॉमिटिंग नहीं होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन बिलियस वॉमिटिंग। और बाइल कंटेंट वॉमिटिंग होती वो मोस्टली क्या होती है, ग्रीनिश कलर होती है, ठीक है। और ये कैसे होगी, ये मिल्की होगी, क्योंकि मोस्टली क्या बच्चा दूध पीता है, दूध तो उसको सीधा क्या करता है, उल्टी से बाहर निकाल देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग, ठीक है। ये इसका क्लासिकल साइन ऑफ सिम्टम्स है। तो कॉम्प्लिकेशन में अपन के एक पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया था, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से क्या हो गया था, वोमिटिंग की वजह से जो HCl है वो क्या हो, वोमिटिंग बाहर आ गया था। गैस्ट्रिक जूस में HCl कम हो गया था, तो क्या हो गया था कि जो हाइड्रोजन आयन है वो भी क्या हो गया, उसकी कमी हो गई। जब हाइड्रोजन आयन की कमी हो गई तो उसमें क्या हो गया, पीएच क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब पीएच इंक्रीज हो गया और बॉडी में जो बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या सस्टेन रहे हैं, एलिवेट हो गए, तो उसकी वजह से क्या हो गया, तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो गया। तो पहली कॉम्प्लिकेशंस तो अपन ने बात की थी, क्या हो गया था, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। तो ये तो हो गया था। दूसरा इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशंस होती है हाइपोकेलिमिया। क्या होती है, हाइपोकेलिमिया। अब ये हाइपोकेलिमिया क्यों होता है कि जब वोमिटिंग के द्वारा जब H+ आयन है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तब वापस बॉडी क्या है, उसको बैलेंस में लाने के लिए हाइड्रोजन आयन को क्या करती है,
हाइड्रोजन आयन को है वो सेल से क्या निकालती है, बाहर निकालती है। जब सेल से हाइड्रोजन आयन बाहर निकालेंगे तो उसमें क्या आता है, पोटेशियम आयन है वो सेल के अंदर जाएंगे। जब पोटेशियम आयन सेल के इंट्रासेल्यूलर स्पेस में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया। दूसरा इसका एक और कारण रहता है हाइपोकैलेमिया का कि जब अपने क्या फ्लूइड इम्बैलेंस होता है तो उसमें डिहाइड्रेशन की एक सिचुएशन अराइज होती है। उस डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो अपन का जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसमें जो मिनरल कॉर्टिकोइड्स है उसके द्वारा जो एक हार्मोन सीक्रेट होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि इसके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। उस एल्डोस्टेरोन की एक्टिवेशन की वजह से एक सिस्टम अराइज होता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये सिस्टम जो बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाता है तो इसका काम क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड लॉस हो रहा था उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सोडियम का क्या कर देगा, रीएब्जॉर्प्शन कर देगा। क्या कर देगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कर देगा और पोटेशियम क्या करेगा, यूरिन के द्वारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट कर देगा। जब पोटेशियम यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट कर